हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। एक एक करके इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को जो ईवीएस का करवाया हुआ था पूरा कवर, तो वो ईवीएस में पूरा पेडोलॉजी नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट था। जैसे कौन सा चिड़िया कितना कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है, कौन सी पक्षी सबसे ज़्यादा दूर तक देख सकती है। फिर इसी तरीके से मलेरिया के बारे में, रोनाल्ड रॉस के बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, बिहार की मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो ये सब जो है आपका कंटेंट था। सी टेट में ईवीएस में 15 नंबर कंटेंट पूछेगा और 15 नंबर पैडोलॉजी पूछेगा, और दोनों ही आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। जो ईवीएस है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अगर चाहें तो 27 से 28 क्वेश्चन आप एकदम करेक्ट कर सकते हैं। और अब तो आपका एग्ज़ाम भी ऑफलाइन हो गया है, तो आप आराम से इतना स्कोर कर सकते हैं। बशर्ते कंटेंट के लिए आप वो सारे जो भी 8-9 क्लास हैं, 7 या 8 क्लास होंगे पूरे, आप उसको कवर कर लीजिए। और उसके बाद ये जो मैं 2 या 3 क्लास लूँगी पैडोलॉजी की, आप इसको अगर कवर कर लिए तो आपके मैक्सिमम नंबर आने की संभावना बन जाएगी। बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई और चीज़ भी नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आप आराम से प्रीवियस ईयर सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा, आपके नंबर जो हैं अच्छे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण अंग्रेजी शब्द यानी कि टीचिंग का पर्याय है। शिक्षण का तात्पर्य होता है कि देश, काल, वातावरण, नैतिक मूल्य इत्यादि में से प्रभावित होता है। जो आपकी टीचिंग स्किल्स हैं वो देश, काल, वातावरण, नैतिक मूल्य इत्यादि से प्रभावित होती है। पर्यावरण में शिक्षण क्या होता है? पर्यावरण शिक्षण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पर्यावरण और दूसरा है शिक्षण। इसके पहले हम पढ़ते थे कि पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलहाल हम पर्यावरण शिक्षण अगर पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण शिक्षण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्यावरण और शिक्षण से। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। ये तो सभी लोग जानते हैं, परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। तथा शिक्षण का अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। मतलब पर्यावरण के चारों तरफ जो आवरण है उससे हम क्या सीखते हैं, वो हमें क्या सिखाता है, दूसरों को हम कैसे प्रभावित करते हैं, इन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत। सिर्फ पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में सिर्फ अगर बात करें तो चारों तरफ यानी कि हमारे आसपास के वातावरण के बारे में पढ़ना था। लेकिन शिक्षण शब्द जुड़ जाने से यही मतलब है कि हम दोनों लोगों को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि वो अपने पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की केयर करें, या फिर बच्चों के अंदर ये मानसिक संतुलन यानी कि डेवलप कैसे करें कि वो अपने पर्यावरण का केयर करें, ख्याल रखें और चीज़ों को कम से कम नष्ट करें जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। अर्थात हमारे चारों ओर के वातावरण का अध्ययन ही पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। ये है आपका मेन टॉपिक। आगे है पर्यावरण अध्ययन का संक्षिप्त रूप क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, इवन यूपी टेट में भी पूछता है कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं। इसका मतलब ईवीएस है, और ईवीएस का फुल फॉर्म भी पूछता है। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। ऑप्शन रहेंगे इन्वायरमेंटल साइंस, ऑप्शन रहेंगे इन्वायरमेंटल करके ऐसे से मतलब कुछ भी। तो फिलहाल में यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का जो संक्षिप्त रूप होता है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण की विशेषताएं। आखिर इस शिक्षण की विशेषताएं क्या है, क्यों हमें शिक्षण करना आवश्यक है? शिक्षण की विशेषताएं निम्न है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है। कैसी क्रिया है? उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकती है। और औपचारिक शिक्षण क्या होती है? जिस शिक्षण में समय की आवश्यकता यानी कि समय, नियम, रूल्स, रेगुलेशन बनाए गए होते हैं। जैसे कि आप अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का एक टाइम पीरियड होता है कि 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी और आपकी 3 बजे तक क्लास चलेगी। अगर इस तरीके से हो रही है जहाँ पर समय की पाबंदी है, चाहे इंस्टीट्यूट हो चाहे कोई भी जगह हो जहाँ पर समय की पाबंदी है, और वहाँ पर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम के अनुसार आपको शिक्षा दी जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे औपचारिक शिक्षा। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जो हमारे नैतिक चीज़ें होती हैं, नैतिक सोच होती है, उसको हम समाज से सीखते हैं, जिसमें हमें ना तो समय की आवश्यकता होती है ना ही किसी पर्टिकुलर स्थान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत
जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें हम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकती है। मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान पे भी जाके शिक्षा ले सकते हैं और किसी समाज से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। तो ये जो शिक्षण होती है वो दोनों होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। ऑप्शन देता है कि शिक्षण क्या है। पहले में लिखेगा कला है, दूसरे में देगा शिक्षण है, तीसरा ऑप्शन रहता है कला एवं शिक्षण दोनों है, चौथा रहता है इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षण है वो कला एवं विज्ञान दोनों है, यही आपका करेक्ट होगा कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। आगे चलेंगे। पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है? पर्यावरण शिक्षण का महत्व। पर्यावरण शिक्षण का महत्व पर्यावरण शिक्षण का महत्व निम्न प्रकार से है। किस प्रकार से हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं ईवीएस को, यानी कि पर्यावरण को, इन्वायरमेंटल को। पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाता है। किसको बढ़ाएगा? नागरिक चेतना को बढ़ाएगा, जिससे कि हमारे अंदर ये जागृति हो सके कि हम अपने ईवीएस की, अपने इन्वायरमेंट की केयर किस प्रकार से कर सकें। पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण एवं उसके दुष्प्रभावों के विषय में बताता है। पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से हम पर्यावरण को संतुलित तथा संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं एवं उसका निदान और पर्यावरण का संरक्षण करने इत्यादि को सिखाता है। ये सभी पर्यावरण के महत्व हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य। क्या है पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य? पर्यावरण शिक्षण के निम्न प्रकार के उद्देश्य हैं, जैसे पर्यावरण के प्रति हमें जिज्ञासा, बच्चों के अंदर हम क्या करें कि उनके अंदर जिज्ञासा हो, रुचि हो, कल्पना हो, स्मरण शक्ति का विकास हो। हालांकि स्मरण शक्ति आपका निगेटिव है कि किसी भी टॉपिक को आप रटने के लिए बच्चों को नहीं कहेंगे, इवन समझने के लिए कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज़ वो समझे हैं तो लंबे समय तक उनको जो है वो नॉलेज उनके माइंड में रह सके, इस बात का मतलब है ये स्मरण शक्ति इत्यादि का विकास हो। आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थियों को परिचित कराना, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जो पर्यावरण के प्रति संकल्यवादी दृष्टिकोण विकसित हो कि किस प्रकार से हम पॉजिटिव थिंकिंग, दैट्स मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर विकसित हो। पर्यावरण में विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता व संवेदनशीलता का विकास इत्यादि करना पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना ये भी इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थियों में, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनमें जनतांत्रिक एवं विश्व बंधुत्व इत्यादि की भावना को विकसित करना, विद्यार्थियों में निम्न कौशलों का विकास करना इत्यादि जो है पर्यावरण के उद्देश्य होते हैं। आगे है विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें संवेदनशील बनाना। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि विद्यार्थियों में जागरूकता और संवेदनशील, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव टैग वर्ड भी मिल जाएगा। एक अच्छे नागरिक बनाना है तथा जनतांत्रिक एवं विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना है। विद्यार्थियों में निम्न कौशलों का विकास करना है, जैसे वे अवलोकन कर सकें। ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अगर आप पैडालॉजी सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे ये सारे वर्ड्स, तो ये सभी पॉजिटिव हैं। विद्यार्थियों में अवलोकन करना, पहचानना, मतलब ये सभी उनके अंदर इन सारी चीज़ों को विकसित करना है। जानकारी इकट्ठा करना, रिकॉर्डिंग करना, वस्तुओं में विभेदीकरण करना, वस्तुओं की तुलना करना तथा समस्या को पहचानना एवं संवेदनशील बनना, ये सभी क्या है? पॉजिटिव हैं पर्यावरण के अकॉर्डिंग। आगे चलेंगे कि चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, आरेख इत्यादि को पढ़ना एवं बनाना, ये सभी पर्यावरण से संबंधित है। एक बात हम लोग बार बार कहते हैं कि पर्यावरण में कौशल या फिर शिक्षण कौशल इत्यादि। तो कौशल का मतलब क्या होता है? कौशल वह कला है जिससे हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से सीख लेते हैं, इसी को हम कहते हैं कौशल। हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना हमारे अंदर कौशल है जिससे कि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, तो वो हम कहते हैं कि वो हमारी क्षमता है, वो हमारी कौशल है। एक क्वेश्चन है कि निम्न में से शिक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं? इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जी हाँ, हमने पीछे देखा था कि शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों होता है, ये भी करेक्ट है। शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है, ये भी करेक्ट है।
शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये सभी चारों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि कई बार आता है। तो इन्वायरमेंटल स्किल नहीं, सर्विसेज तो होता नहीं है, इन्वायरमेंटल साइंस नहीं होता है। ईवीएस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, अर्थात ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट है। एक टॉपिक है पर्यावरण में विषय वस्तु एवं थीम। ईवीएस में विषय वस्तु और थीम से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करता है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछ सकता है कि क्या एनसीएफ 2005 क्लास 1 एवं क्लास 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा करता है या नहीं करता है। तो क्लास 1 और सेकंड में पर्यावरण की पुस्तक की अनुशंसा नहीं की गई है, मतलब पर्यावरण पुस्तक की अलग से कोई बुक नहीं चलती है। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन को पार्टों में विभाजित करता है जो निम्न प्रकार के हैं। जो क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में पर्यावरण की पुस्तक है उसमें किस प्रकार से चीज़ों को बांटा हुआ है उसके बारे में आगे जैसे पूछता है कि कौन से इसमें पर्यावरण के अध्ययन के थीम या उप थीम है। तो परिवार एवं मित्र, भोजन, जल तथा पानी, जिसे हम पानी बोले या जल बोले, आवास, यात्रा या फिर चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, ये छवो जो है वो पर्यावरण के थीम और उप थीम के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे थीम है, इसी के ठीक थोड़ा और देखेंगे तो उप थीम भी आता है, उसको हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण के सिद्धांत। पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत। पर्यावरण शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न प्रकार हैं, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, C-टेट में आपके इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है करके सीखना। पीछे भी जब आपने एक दो सेट अगर सॉल्व किया होगा तो उसमें देखा होगा कि बच्चे कहाँ पे एक्टिव हैं, उसी की अनुशंसा करता है ईवीएस। शिक्षार्थी जब किसी कार्य को करके सीखता है तब उसका जो ज्ञान होता है वो अधिक स्थायी हो जाता है। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जो करके सीखना यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत है वो शिक्षार्थियों के वास्तविक अवलोकन को बढ़ाता है, यानी कि वास्तविक अवलोकन पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षार्थी जितने अधिक क्रियाकलाप करेगा उसका ज्ञान उतना ही अधिक स्थायी होगा। यह सिद्धांत शिक्षार्थी को प्रत्यक्ष हस्तपरक का अनुभव करता है। हस्तपरक इन द सेंस कि वो अपने हाथों के द्वारा जब भी कोई क्रियाकलाप करेगा तो उसका ज्ञान अधिक स्थायी होगा इन कंपैरिजन केवल अवलोकन करने से। तो वास्तविक अवलोकन तो वो करे ही करे, लेकिन उसके साथ वो अपने हाथ से क्रियाकलाप भी करे, जिससे उसका ज्ञान जो है वो काफ़ी हद तक स्थायी हो जाए। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का उद्देश्य अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना है। इस सिद्धांत में विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। किस्से, कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ आदि शामिल करने का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना। क्वेश्चन पूछता है कि जब हम छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, पहेलियाँ पूछते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों के अंदर इससे इंटरेस्ट पैदा होती है, बच्चों में आमोद प्रमोद होता है, वो आनंदित होते हैं, इंटरेस्ट होता है उनमें, तथा बच्चों की कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का विकास भी होता है क्लास में कविता, कहानियाँ, पहेलियाँ इत्यादि पूछने से। नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा किसी भी शिक्षण बिंदु का केंद्र बिंदु होता है। जब तक आप मोटिव नहीं होंगे तब तक तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, किसी भी शिक्षण बिंदु का केंद्र बिंदु होता है, सेंट्रल में होता है। यह शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को आंतरिक बल प्रदान करती है। इससे शिक्षार्थी में अधिगम के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती है अभिप्रेरणा से। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत।
किस प्रकार से नियोजन का सिद्धांत काम करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए जिससे कि योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों के क्षमताओं, योग्यताओं आदि का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी है जिसमें कि सभी बच्चों की अपनी अपनी क्षमता होती है। तो पहले हम क्लास में नियोजन करेंगे, एक व्यवस्था बनाएंगे कि अगर कोई बच्चा वीक है, कोई बच्चा बहुत अच्छा है, कोई बच्चा मॉडरेट है, तो किस प्रकार से हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करें जिससे कि सभी बच्चे जो है क्लास की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, भाग लें और अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर कर सकें, सीख सकें। तो इस प्रकार से ये नियोजन का सिद्धांत काम करता है कि शिक्षार्थियों में क्षमता, योग्यता इत्यादि का ध्यान रखते हुए हम अपने शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। किस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है? प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता स्तर एक जैसी नहीं होती है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी पेडालॉजी में आएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी के सीखने की क्षमता तथा स्तर एक जैसी नहीं होती है। बालक के सीखने की क्षमता उसके वातावरणीय कारक पर प्रभावित होते हैं। जैसे कोई बालक स्लो सीखता है तो वो उसके वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता है। अगर आप किसी भी बच्चे को अच्छे वातावरण में डालिए तो वो मैक्सिमम चीज़ों को सीख सकता है। कोई बालक रटकर सीख लेता है, कोई हस्तपरक गतिविधियों से सीख लेता है, कोई बालक जल्दी सीखता है तो कोई बालक देर से सीखता है। यही कहता है आपके व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो ये जब भी आप क्लास में जाइए, ये मत सोचिएगा कि सभी बच्चे एक समान हैं। कोई रटने में तेज होगा, कोई जल्दी याद करने में तेज होगा, कोई धीरे धीरे सीखता होगा, कोई एक्टिविटी लर्निंग करके सीखने में एक्टिव होगा। तो सभी बच्चे में अपनी अपनी कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। अधिगम को स्थायी व सार्थक बनाने हेतु आवृत्ति के सिद्धांत का महत्व है। विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होनी चाहिए। इससे बालक उसके संपर्क में रहता है जिससे कि उसका ज्ञान बढ़ता है। आवृत्ति के सिद्धांत ये कहता है कि जैसे ही आप मान लीजिए कि आप सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सीटेट के एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करते टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम 2-3 महीना पहले पढ़े होते हैं, लेकिन कभी कभी रिपीट नहीं करते हैं, उसका रिवीजन नहीं करते हैं, तो चीज़ें हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। इसी प्रकार से आवृत्ति का सिद्धांत मतलब बार बार चीज़ों को आप रिपीट करवाइए। अगर आपने 4 चैप्टर पढ़ा लिया है तो कोशिश कीजिएगा कि एक एक चैप्टर करके पीछे से हल्का हल्का रिवीजन करते हुए आगे चलें, जिससे कि जो पीछे की नॉलेज है वो आगे वाली जो नॉलेज आप देने वाले हैं दोनों में जो है समानता हो सके और एक ऊर्ध्वाधर वक्र की तरह वो काम करे, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव स्थानांतरण की तरह वो काम करे आपकी शिक्षण प्रक्रिया में। तो आवृत्ति यही कहती है कि पिछला सीखा हुआ ज्ञान का रिवीजन हम बार बार करते रहेंगे तो हमारा ज्ञान आगे की चीज़ों में काम देगा और आगे जा कर के वो हमारे लिए और ज़्यादा यूजफुल भी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। बार बार आप जब पैडोलॉजी सॉल्व करते होंगे तो उसमें आता होगा कि कक्षा का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए। ऑप्शन में रहता है लोकतांत्रिक। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक मतलब कि यहाँ पर तंत्र यानी कि शासन की बात हो रही है, लेकिन लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है आइए उसको समझते हैं। एक पर्यावरण शिक्षण को शिक्षण अधिगम के दौरान बालक और शिक्षक दोनों के बीच में लोकतांत्रिक मतलब होना चाहिए। तो एक पर्यावरण शिक्षक को शिक्षण अधिगम के दौरान बालक और शिक्षक यानी कि शिक्षार्थी समूह में रहकर कार्य करनी चाहिए तथा एक दूसरे के विचार विमर्श करनी चाहिए, एक दूसरे के विचारों को समझने आदि जैसी भावनाओं के विकास हो सके। लोकतांत्रिक का डेमोक्रेसी मूल्य का मतलब होता है कि शिक्षक अगर कुछ बता रहा है तो वो बच्चों के संपर्क में रहे जिससे कि वो बच्चे क्या सोचते हैं शिक्षक उसको भी समझ सके, और अगर वो निगेटिव सोच रहे हैं, कोई चीज़ गलत सोच रहे हैं, गलत अवधारणा की तरफ जा रहे हैं, तो एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि उसको फिर से वो अच्छी तरीके से कवर कर सके और चीज़ों को पॉजिटिव अवधारणा यानी कि जो वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो बच्चों को आसानी से समझा सके। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इसमें शिक्षक जो है शिक्षार्थियों के साथ जुड़कर एक सहपाठी की तरह बिहेव कर सके, जिससे कि सुविधादाता के रूप में बिहेव कर सके, न कि एक प्रजातांत्रिक रूप से, मतलब एक राजतंत्र के रूप से। तो लोकतंत्र में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक अच्छा संबंध होता है, अच्छे तरीके से दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं।
नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र। कुछ शिक्षण सूत्र हैं ईवीएस की क्लास के लिए। ये आपके शिक्षण सूत्र जो है या फिर जो कुछ मैंने सिद्धांत बताया, 6-7 सिद्धांत, 8 सिद्धांत बताया, ये सभी आपको सीडीपी में भी डिट्टो वर्क करेंगे। ये जो टैग वर्ड्स कुछ हाईलाइट करके मैंने बताया वो सभी आप लोगों को सीडीपी में भी हेल्प करेगा, इवन मैथ्स में भी हेल्प करेगा, बाकी उसमें हिंदी में भी हेल्प करेगा। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी सब्जेक्ट के लिए। शिक्षण सूत्र। अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ एक शिक्षक का शिक्षण सूत्र भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अगर आप चाहें तो शिक्षण सिद्धांत तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक है, अलग है, किस प्रकार से बच्चों के अंदर व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है। उसी प्रकार से कुछ शिक्षण सूत्र हैं जो कि आगे निम्नवत लिखे हुए हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले बच्चों को हम ज्ञात चीज़ें बताएंगे और उसी ज्ञात चीज़ों से कोरिलेट करके अज्ञात चीज़ों के बारे में बताएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये सभी आपके कुछ 9-10 शिक्षण सूत्र हैं, इसको भी आपको याद रखना है। आपके ऑप्शन में भी दे सकता है अमूर्त से मूर्त की ओर। तो ध्यान रखिएगा, अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, मूर्त से अमूर्त होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है, सरल से जटिल होता है, पूर्ण से अंश होता है, विशिष्ट से सामान्य होता है, विश्लेषण से संश्लेषण होता है, अनुभव से तर्क होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष होता है, अनिश्चित से निश्चित होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखनी है। बाकी इसके आगे की जो चीज़ें हैं यानी कि इसके बारे में डिटेल सॉल्यूशन 4-4 लाइन का अच्छे तरीके से उसको भी कवर करेंगे, लेकिन वो डिटेल सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट मेरे हिसाब से लगता है कि अगर मैं आप लोगों का 3 क्लास ले लूँगी इस पैडोलॉजी का, ईवीएस का, तो आपकी यहाँ से पूरे के पूरे 15 नंबर तो आपके ईवीएस सेक्शन से आएंगे ही, प्लस आपकी ये 15 क्वेश्चन सीडीपी में काम करेंगे, प्लस 15 क्वेश्चन मैथ में काम करेंगे और 15 क्वेश्चन हिंदी में काम करेंगे। जो लोग संस्कृत लिए होंगे उनका 5-6 क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछ सकता है, डिट्टो इसी शिक्षण सूत्र से, शिक्षण सिद्धांत इत्यादि से। तो 15 दूनी 30, 45 और ये आपका 60, लगभग 65, यानी कि हम कम से कम भी अगर मान के चले तो इससे आपके 60 नंबर कवर होंगे। बाकी कंटेंट क्योंकि 75 नंबर पेडोलॉजी है तो मैं 60 ही मान के चल रही हूँ। ये तो अलग बात है कि 10-5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो कि पढ़ाए हुए यानी कि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपके मैक्सिमम यानी कि लगभग 60 क्वेश्चन तक तैयार हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि कंटेंट भी आप कवर कर सकें जिससे कि ईवीएस में आपके मैक्सिमम नंबर गेन हो जाए। बाकी संस्कृत और मैथ में अगर कुछ कम नंबर भी है तो टोटल आपका जो है 99 तक आ जाएगा या फिर 100 प्लस भी गेन कर सकते हैं आप आराम से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 130, 125, 120 तक कवर कर सकें, लेकिन इतना ज़रूर गारंटी कर रही हूँ कि अगर आप पढ़ लिए तो ईवीएस में आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हो। तो फिलहाल इसके आगे जो शिक्षण सूत्र हैं ये सभी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।